Assalamu alaikum. Welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जहाँ पे एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से सांस से जुड़ी तकलीफ और बीमारियों के बारे में हम आपको आगाही फराहम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ नसीम, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड लंग स्पेशलिस्ट फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको पता है सर कि मई इज़ ऑल अबाउट एज़मा डे, और उसी के हवाले से आज हम आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो प्रिवेल करते हैं। तो आज आई होप सो कि इंशाल्लाह यकीनन, बल्कि आपके इंटरव्यू के बाद जो है ना लोगों को पता चल जाएगा कि एज़मा से लड़ने की ज़रूरत है, ना कि डरने की। तो सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, एज़मा क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं? एज़मा बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसान की सांस की नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। अच्छी बात यह है कि ये सूजन रिवर्सिबल है, यानी इसे वापस किया जा सकता है दवाओं के थ्रू। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स के अंदर सूजन और इन्फ्लेमेशन की वजह से इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है या सांस निकालने में दिक्कत होती है। थोड़ा जोर लगने पे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अगर आप ये पूछें कि किसी को कैसे पता चले कि एज़मा क्या है, तो चलने फिरने में, बैठने में या सीढ़ी चढ़ने में या कोई काम करने में अगर आपको सांस ज़्यादा फील हो, किसी भी चीज़ से खुशबू, मिट्टी, धुआं, रंग की वजह से आपको लगे कि आपको सीने में तंगी फील हो रही है या आपको मुस्तकिल खांसी मौजूद हो रही हो, तो इन तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए। जब इस तरह की चीज़ें हो तो एस्थमा के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए आप। बिल्कुल ठीक सर। सर क्या एज़मा जो है वो एक मोहलिक बीमारी है? मोहलिक नहीं कह सकते आप। मोहलिक की जो डेफिनेशन है इसका मतलब जानलेवा आएगा। तो एस्थमा जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन एस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर ये मर्ग रोग की तरह साथ चलता है। तो बेहतर ये होता है कि इसको पहले दिन ही पकड़ा जाए, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए, उसकी प्रॉपर तशखीस की जाए और उसके साथ साथ इसका प्रॉपर इलाज शुरू किया जाए। क्योंकि एज़मा के बारे में ये जैसे हमने कहा ना, रिवर्सिबल है, तो ये आता है चला जाता है, लेकिन ये फिर वापस आ सकता है। तो इसलिए आपको इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मोहलिक लफ्ज़ के साथ एक खौफ आ जाता है, तो हम इस खौफ को नहीं बताना चाहते किसी को इसके लिए। बिल्कुल सही। सर आपने अभी बात की कि डायग्नोसिस की ज़रूरत है, तो सर किस तरह से इसकी डायग्नोसिस हो सकती है और कौन सा राइट डॉक्टर है इसकी डायग्नोसिस के लिए? देखिए, डायग्नोसिस का पहला हमारा जो तरीक़ेकार इस माशरे में है कि लोग पहले जीपी के पास जाते हैं और यकीनन वहाँ बहुत सारी चीज़ों का 80% ट्रीटमेंट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये हो जाता है कि जब वहाँ पे चीज़ें सेटल हो जाए तो ठीक है। लेकिन कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट से बेहतरी ना आ रही हो, आपकी खांसी मुस्तकिल चल रही हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, मुख्तलिफ चीज़ों के एक्सपोजर्स के बाद आपको बहुत सीने में तंगी फील होती हो, अगर ये चीज़ें मुस्तकिल रहें तो बेहतर तरीका ये होता है कि इसके लिए रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट या सीने के अमराज की जो डॉक्टर होते हैं हमें उनके पास जाना चाहिए। कैसे तशखीस की जाए इसकी? कुछ तो आप बेसिक तरीके होते हैं कि जिसमें हम हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री से हमें कुछ अंदाज़ा होता है। एग्जामिनेशन हमें बताता है कि सांस की नालियों में कितनी तंगी है, वीजिंग वगैरह फील हो रही है, नहीं हो रही है। और इसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है जिसमें सांस की नालियों का कंप्यूटर के ज़रिए मुआयना किया जाता है और उसमें तशखीस की जाती है। बिल्कुल सर। सर आपने अभी लफ्ज़ यूज़ किया स्पायरोमेट्री। सर क्या ये पाकिस्तान में ऐसी जो उसकी सहूलत है, क्या वो इतने अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मौजूद है कि आजकल के दौर में लोग करवा सकें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज से अगर आप 10 साल पहले बात करती है तो ये मुख्तलिफ बड़े इंस्टीट्यूट में थी। अफोर्डेबिलिटी शायद उस वक्त भी इतना मसला नहीं था, लेकिन अप्रोच बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अब तो माशाल्लाह यहाँ पे मुख्तलिफ अवामिल ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके जो रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट जो बैठे हुए हैं उनके क्लिनिक में भी ये टेस्ट हो जाता है। 10 साल पहले इसके रेट कुछ और थे, लेकिन जिस वक्त आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे मरीज़ों के लिए बहुत बड़ा ये अच्छा ये साइन है कि अफोर्डेबल प्राइस में ये मौजूद है। और ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसे आपको हर हफ्ते कराना पड़ेगा, जिसे एक्सरे है, कोई बीमारी उसके लिए करना पड़ रहा है, या आपको ब्लड टेस्ट हर हफ्ते करने पड़ते हैं। अगर एक दफ़ा तशखीस हो जाए तो कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा या साल में या 2 साल में एक दफ़ा अगर आप ये टेस्ट करा लें तो आपको अपनी तशखीस का भी अंदाज़ा होगा और मर्ज़ की रफ्तार का भी कि वो आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है या कितना कंट्रोल है, उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही। सर मोस्टली आपने अभी बात की और इस हवाले से मेल्स में तो काफ़ी अवेयरनेस है और एक्सेप्टेबिलिटी भी आ गई है और वो लोग इन्हेलर्स भी अपने यूज़ करते हैं। लेकिन जब किसी अनमैरिड फ़ीमेल को डायग्नोस होता है एज़मा, तो उनका यही कंसर्न होता है कि जी हम नहीं बताना चाहते या हम नहीं शो करना चाहते। तो सर क्या इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स है एज़मा की या उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे? देखिए, पहली बात तो जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम बाद में बात करेंगे। पहली बात तो इस सोशल स्टिग्मा की बात करनी चाहिए। मैं उन तमाम ख़वातीन को जब इस तरह की बात करती हैं तो मैं पहला जुमला उनसे कहता हूँ कि जिससे आप शादी कर रही हैं वो कोई टॉम क्रूज़ है भाई? उसको भी मुख्तलिफ बीमारियाँ होंगी, उसे भी खांसी होती होगी, उसे भी नज़ला ज़ुकाम होता होगा, उसे भी सांस के मराइज़ होते होंगे। तो पहली बात यह है कि डरने और छुपने की ज़रूरत नहीं है।
ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आप छुप के उससे काम चला लें। दूसरी बात, इसके साथ जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि अगर एक दफ़ा हम इन्हेलर ले लें तो हमें ज़िंदगी भर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो इन्हेलर अवेलेबल थे उनका असर 4 घंटे 3 घंटे का था। तो उस ज़माने में लोगों को कहा जाता था कि आप जेब में रखें और उसको चलाते। लेकिन अब जो इन्हेलर्स हमारे पास मौजूद हैं वो 12 घंटे और 24 घंटे के लिए भी काफ़ी हैं। तो इसलिए वो स्टिग्मा ख़त्म है कि आपको जेब में रख के चलना है या ज़िंदगी भर लेना है। दूसरा, अमूमी तौर पे जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो इन्हेलर की शक्ल में, और इन्हेलर की शक्ल में जो दवा दी जाती है वो आपके ब्लड सिस्टम में तो जाती ही नहीं है, वो तो आपके लंग्स में गई, वहीं पे ब्रोंकोडायलेटर सांस की नालियों को उसने खोल दिया और जो इजाफी दवा है वो अगली सांस से बाहर आ गई। तो बिल्कुल क्लियरली मैसेज है ख़वातीन के लिए कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी शादीशुदा लाइफ में, उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में इससे कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इससे कोई नुकसान नहीं है। वेल टेकन। सर, जो इन्हेलर्स की आपने बात की है, कितने तरह के होते हैं और कितने ड्यूरेशन तक इसको यूज़ करना होता है? देखिए, इन्हेलर 2 तरह के हैं और यहीं पे जो असाइल मसाइल शुरू होते हैं। एक इन्हेलर होता है जिसे हम रिलीवर कहते हैं, जो सांस की नालियों को थोड़ी देर के लिए बेहतर कर देता है। ये इमरजेंसी की हालत में दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। और जो दूसरे इन्हेलर हैं वो कंट्रोलर्स होते हैं, यानी वो मर्ज को कंट्रोल करेंगे और आपका इलाज करेंगे। जो रिलीवर होते हैं उनका असर फ़ौरन शुरू होता है, अगले 2 मिनट से लेकर अगले 4 घंटे तक उनका असर रहता है। और जो कंट्रोलर्स होते हैं उनका असर ज़रा 1-8 घंटे से शुरू होता है और फिर वो 12 घंटे से 24 घंटे लॉन्ग करता है। तो इन दोनों दवाओं को जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको लेना चाहिए, लेकिन बीइंग ए डॉक्टर, कंट्रोलर्स को हमें लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना चाहिए। और कितना लॉन्ग टर्म, पहला हिस्सा जो गाइडलाइन हमें बताती है कि एटलीस्ट हमें 2 से 3 महीने से लेना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए या हस्बे ज़रूरत कभी अचानक आपको अटैक पड़े वो लेना चाहिए और इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। अमूमी तौर पे हम सब शॉर्ट एक्टिंग लोग हैं, हमें फ़ौरन फ़ायदा चाहिए होता है, चाहे वो माशी फ़ायदा हो, चाहे वो जज्बाती फ़ायदा हो, चाहे ये इलाज वाला फ़ायदा हो। तो हम में से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो रिलीवर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर कंट्रोल नहीं आता और यही वो लोग होते हैं जो बाद में शिकायत करते हैं कि हमारा अस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। सर, इन दी एंड कोई मैसेज देना चाहें आप? मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, ये अस्थमा एक आम सी बीमारी समझिए इसे। आम सी बीमारी से मतलब इसे सोशल स्टिग्मा ना बनाइए। इन्हेलर एक आम दवाओं की तरह, मुख्तलिफ दवाइयों की तरह है जो कि आप इस्तेमाल करती हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये बीमारी है तो उसके लिए सही अमराज़े तनफ़ुस के माहिर, सीने के माहिर के पास जाइए। उसके जो बेसिक टेक्स्ट है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़िंदगी में 6 साल में, 5 साल में, 2 साल में एक दफ़ा भी ज़रूरी होते हैं। और जो दवाएं तशख़ीस की जाए उनको मुरवजा और जो औक़ात और दिन बताए जाते हैं उतना ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ये बीमारी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी हैं जो 2 पफ इन्हेलर लगाने के बाद पूरा दिन मैच खेलते हैं। इंग्लिश जो आपका जो चैनल है जो पूरा जिसने समंदर क्रॉस किया था, 16 घंटे से स्विमिंग की थी, वो भी अस्थमा का पेशेंट है। उसने 2 पफ लगाने के बाद 16 घंटे समंदर में गुजार लिए, कोई मसला नहीं हुआ। आयन बोथम हमारे बहुत पुराने खिलाड़ी, उनको अस्थमा था, 2 पफ लगाने के बाद वो सारा दिन बॉलिंग बैटिंग करते थे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, दोस्त और हमारे बहुत सारे शोबिज़ स्टार भी हैं जो कि 1-2 पफ सुबह शाम लगा के या कभी कभार जो उनकी दवाइयाँ इस्तेमाल करके ज़िंदगी के वो सारे काम हम सबसे ज़्यादा बेहतर करते हैं जो हमें करने चाहिए। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।